नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। वैचारिक पृष्ठभूमि को हमने शुरू कर दिया है और आज हमारा टॉपिक है गांधीवादी दर्शन। यहाँ पे गांधीवादी दर्शन, देखो मैं फिर कहता हूँ कि अब एग्जाम में गांधीवादी दर्शन नहीं पूछता है, महात्मा गांधी से संबंधित बातें पूछता है। तो उसी प्रकार से देखो मैं आपके लिए तैयार किया हूँ, बहुत अच्छे मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, हिंद स्वराज उनकी पुस्तक, उसके बारे में खूब अच्छी जानकारी मैं देने वाला हूँ। बहुत पहले नोट्स एक बार देख लें। सत्य के प्रति इनकी जो आत्मकथा है, यानी कहने का अर्थ है कि अच्छे लेवल के मैंने इसमें पॉइंट बनाए हैं ताकि बहुत अच्छे काम आने वाले हैं। और किसी भी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए यूजीसी नेट के तो इस नंबर पे संपर्क कर ले 97 21 56 58 और 75। इस नंबर पे संपर्क कर लें, आपको यूजीसी नेट के इसी रूप में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैं अभी जो मेरे बच्चों ने जो काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा इसका रिस्पांस दिया, उन्होंने कहा भी सर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल सही बात है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं दे रहा हूँ अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो जीआरएफ लेवल का ही मैं पढ़ाता हूँ, नेट में पढ़ाता ही नहीं हूँ। ठीक है, बस फ़र्क इतना आपको तैयार करना भी है। मैं आपको परोस के दे रहा हूँ, बस आपको खाते जाना है और कुछ नहीं करना है। चलो, हाँ ये बात सही है कि मेरे जो है मेरा भी चैनल थोड़ा छोटा है, तो आप लोग उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं समझ रहे होंगे। मगर एक दिन देखना है कि जब मैं आपको पूरे 80 नहीं 90 नहीं पूरे 100 के 100 प्रश्न में यहीं से देने वाला हूँ। यानी 10 प्रश्न वो छोड़ दो, गद्यांश वाला 90 के 90 प्रश्न में ही आपको अपने नोट्सों से निकाल के दिखाऊंगा। बस मेरा जिस दिन मैंने संपूर्ण सिलेबस को पढ़ा लिया। चलो, गांधी जी का जीवन परिचय हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे आपको सब लोगों को पता है कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अच्छी बात है। मृत्यु 30 जनवरी 1948, कहाँ? नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी थी। किसकी? महात्मा गांधी की। जन्म स्थान पोरबंदर, कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। पूरा नाम इनका क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, याद रखना। माता का नाम पुतलीबाई। देखो आपको अब ये सब पढ़ना पड़ रहा है, वैसे अब दर्शन नहीं पूछ रहा है, हिंद स्वराज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और किस भाषा में है, किसने लिखी है, तो क्यों ना हम गांधी जी के बारे में जानना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ भी काम आएगा। और आपका अगर जीएस का पेपर देख रहे तो उसमें भी बहुत अच्छे काम बने। पत्नी का नाम क्या था इनकी? कस्तूरबा गांधी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी? जो वकालत वकील थे ही, और कहाँ से? इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। शादी याद रखना, 13 साल की उम्र में 1863 ईस्वी में इन्होंने शादी ये नहीं, गलत है यहाँ पे, 63 नहीं 83 होना चाहिए। ठीक है, 63 नहीं बच्चा, 83 होगा, टाइपिंग मिस्टेक, 83 होगा। ठीक है, क्योंकि 1869 में जन्म हुआ तो 69 और 13 कितने हो जाएंगे? 82। हाँ, तो 1882 होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल 13 साल की उम्र में हुआ था। इनके गुरु का नाम बच्चा क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले था, बहुत अच्छी बात। इनकी शिष्य कौन थी? मीराबेन नाम था। इनके शिष्य का नाम क्या था? मीराबेन। इंपॉर्टेंट, इनकी जो आत्मकथा आपसे पूछी जा सकते हैं, जो पूछा जा सकता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा किसकी है? याद रखना, किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की है। आदर्श वाक्य इनका क्या था? सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आदर्श वाक्य क्या था? सादा जीवन उच्च विचार, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी, सब लोग जानते हैं। इनकी रचनाएं देखते हैं हम लोग, रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली पुस्तक इनकी है हिंद स्वराज। पहली नहीं कह सकते, मतलब इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें। 7 महाव्रत, गीता माता। देखो आप लोग अभी तक हिंद स्वराज ही जानते थे, मैं सारी पुस्तकें निकाल के आपके सामने ले आया हूँ। अनासक्ति योग, इंडिया इज माय ड्रीम, मेरे सपनों का भारत। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग, जो इनकी आत्मकथा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द इम्पॉर्टेंट इनकी पुस्तकें, याद रखना। आमतौर पर गांधी जी गुजराती में लिखते थे, याद रखना, परंतु अपनी किताबों का हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुवाद करते या करवाते थे। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंद स्वराज के बारे में। याद रखना, मूलतः इसका नाम है हिंद स्वराज, वैसे नाम क्या बदला? हिंद स्वराज। इंग्लैंड से, याद रखना, जब इंग्लैंड से लौटते समय इन्होंने किल्डोनन कैसिल, याद रखना, किल्डोनन कैसिल जहाज पर गुजराती में लिखा था। ये प्रश्न आपसे पूछा
जा चुका है। हिंद स्वराज जो पुस्तक है कहाँ से लौट रहे थे? इंग्लैंड से। किस जहाज पे लिखा था? तो किल्डोनन कैसल जहाज पर। किस भाषा में लिखा था? गुजराती भाषा में लिखा था। याद रखना, जैसे दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुआ था, जो है प्रकाशित हुई थी रचना कौन सी? हिंद स्वराज। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन में। याद रखना, आरंभ के जो 12 अध्याय हैं वो 11 दिसंबर 1909 को, 12 दिसंबर जो आरंभ के हैं वो 11 दिसंबर 1909 को इम्पोर्टेंट अंक में, और शेष जो 18 दिसंबर हैं, जो 18 शेष जो भाग बचे हुए थे अध्याय, वो 18 दिसंबर 1909 के अंक में। याद रखना 12 और 18 इंपॉर्टेंट है, 11 और 18। पुस्तक के आपसे पूछा जा सकता है कि पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन पहली बार कब हुआ था? जनवरी 1910 में। और यही आपसे समय पूछा जा चुका है कि हिंद स्वराज का समय क्या है? तो 1910 में। ठीक है। भारत में बंबई सरकार द्वारा, याद रखना, 24 मार्च 1910 ईस्वी को इसके प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 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 बंबई सरकार की इस कार्रवाई का जवाब गांधी जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करके दिया था। ठीक है। और आप लोगों से एक ही विनती है, अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हों, अच्छा समझ में आ रहा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली क्लास हो तो आपको पता चलता रहे। ठीक है। चलो, याद रखना, इस हिंद स्वराज पुस्तक में है क्या? इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है। इसमें सभ्यता के दर्शन पर विचार किया गया है। इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को भी उपयोगी बताया गया कि अंग्रेजी शिक्षा भी पढ़ो, अंग्रेजियों की शिक्षा लो। कहने का मतलब अंग्रेजी अच्छी तरीके से, अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी की शिक्षा का उपयोग बताया गया है। और भारतीय इसमें सभ्यता दर्शन पर भी विचार किया गया है। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर अगली रचना बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। याद रखना, ये भी मूलतः किस में है? गुजराती में है। अब मूलतः गुजराती में तो है, अब नाम पूछा जाएगा तो दक्षिण अफ्रीकाना सत्याग्रहिनो इतिहास पूछा जा सकता है। किस भाषा में? ये गुजराती में। नाम से यह 26 नवंबर 1923 को, जब ये यरवदा जेल में थे। किस जेल में थे बच्चा? यरवदा जेल में। किस जेल में थे? यरवदा जेल में लिखना शुरू किया। और 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के समय तक उन्होंने प्रथम 30 अध्याय लिख डाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। इतिहास लेखमाला के रूप में देखा जाए तो 13 अप्रैल 1924 से। कब? 13 अप्रैल 1924 से। 13 अप्रैल 1924 से 22 नवंबर 1925 तक। 13 अप्रैल 1924 से 22 नवंबर 1925 तक नवजीवन में प्रकाशित हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो याद रखना, नवजीवन में। कब? नवजीवन में। अब पूछा जाएगा कि पुस्तक के रूप में इसके 2 खंड हुए थे, क्रमशः 1924 और 1925 में छपे थे। पुस्तक के रूप में कितने खंड हुए? 2 खंड में, एक 1924 में, दूसरा 1925 में। याद रखना, वालजी देसाई द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद का प्रथम संस्करण अपेक्षित संशोधनों के साथ एस गणेशन मद्रास ने 1928 में किया था। और जो द्वितीय और तृतीय संस्करण नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद ने 1950 और 1961 में प्रकाशित किया था, द्वितीय और तृतीय वाला। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, गणेश मंदरासन ने किया था। अगर इनकी आत्मकथा की बात करें तो इनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग, जो कि क्या है? आत्मकथा है। कैसी है ये? आत्मकथा। इम्पोर्टेंट है। याद रखना, आत्मकथा के मूल गुजराती अध्याय धारावाहिक रूप से कहाँ? नवजीवन के अंकों में प्रकाशित हुए थे। कैसे? नवजीवन। जो इनके जो आत्मकथा आपसे पूछा जाएगा कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? नवजीवन में। और इन्हीं की आत्मकथा धारावाहिक रूप से नवजीवन के अंकों में प्रकाशित हुए थे। 29 नवंबर 1925 के अंक में प्रस्तावना के प्रकाशन से उसका आरंभ हुआ था। 29 नवंबर 1925। 29 नवंबर 1925 के अंक में प्रस्तावना, कहाँ? प्रस्तावना के
प्रकाशन से उसका आरंभ हुआ और 3 फरवरी 1929 के अंक में पूर्णाहुति शीर्षक अंतिम अध्याय से उसकी समाप्ति हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी आत्मकथा का अंतिम अध्याय का नाम क्या है? पूर्ण आहुति। ठीक है। गुजराती के अध्यायों के प्रकाशन के साथ ही हिंदी नवजीवन में, याद रखना कि हिंदी नवजीवन में उनका हिंदी अनुवाद, हिंदी नवजीवन में उनका हिंदी अनुवाद, हिंदी नवजीवन में उनका हिंदी अनुवाद और यंग इंडिया में उनका अंग्रेजी अनुवाद भी जाता रहा। आपसे पूछा जाएगा हिंदी अनुवाद तो नवजीवन में, अंग्रेजी अनुवाद यंग इंडिया में। बहुत पॉइंट हैं इसमें, बहुत पॉइंट है, याद रखना जरूरी है। ठीक है। तदनुसार अगर पूछा जाए तो प्रस्तावना का अनुवाद हिंदी में नवजीवन के 3 दिसंबर 1925 के अंक में प्रकाशित हुआ था। हिंदी अनुवाद में आत्मकथा का पहला खंड पुस्तक के रूप में पहली बार सस्ता साहित्य मंडल दिल्ली से सन 1928 में प्रकाशित हुआ था। इम्पोर्टेंट है। गांधी जी की रचनाओं के अगर हम स्व-अत्वाधिकारी नवजीवन ट्रस्ट ने अपनी ओर से उसके हिंदी अनुवाद का प्रकाशन सन 1957 में किया था। जब किया था 1957 में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम अगली रचना इनकी बात करें तो एक रचना आती है गीता माता। गीता माता के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता से गांधी जी का हार्दिक लगाव था, बहुत लगाव था, आजीवन रहा। गीता पर उनका चिंतन मनन तथा लेखन भी लंबे समय तक चलता रहा। संपूर्ण गीता का गुजराती अनुवाद प्रस्तावना सहित उन्होंने जून 1929 में पूरा किया था। कब किया था? जून 1929 में पूरा किया था और 12 मार्च 1930 को नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद से अनासक्ति योग से, याद रखना किस योग से? अनासक्ति योग से नाम से उसका पुस्तकाकार प्रकाशन हुआ था। किसका? गीता का। और उसका हिंदी, बांग्ला एवं मराठी में अनुवाद भी तत्काल हो गया था। हिंदी, बांग्ला और मराठी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी अनुवाद इसके बाद जनवरी 1931 में संपन्न हुआ था तथा पहले यंग इंडिया के अंक में प्रकाशित भी हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। गीता के प्रत्येक श्लोक का अनुवाद सामान्य पाठकों के लिए सहज बोधगम्य न होने से गांधी जी ने गीता के प्रत्येक अध्यायों के भावों को सामान्य पाठकों के लिए सहज बोधगम्य रूप में लिखा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखना ये भी कहाँ? यरवदा सेंट्रल जेल में। कहाँ? यरवदा सेंट्रल जेल में 1930 ईस्वी से 1932 में प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में ये भाव भी नारायण दास गांधी को भेजते रहे ताकि उन्हें आश्रम की प्रार्थना सभाओं में पढ़े जाएं। ठीक है। इन्हीं का प्रकाशन बाद में पुस्तक रूप में गीता बोध नाम से हुआ। इनके अतिरिक्त भी उन्होंने गीता पर प्रार्थना सभाओं में अनेक प्रवचन दिए थे। ठीक है। गीता से गांधी जी का जुड़ाव इस कदर था कि अपने अत्यंत व्यस्त जीवन के बावजूद उन्होंने गीता के प्रत्येक पद का अक्षर क्रम से कोश तैयार किया, जिसमें पद के अर्थ के साथ साथ उनके प्रयोग स्थल भी निर्दिष्ट थे। इस समस्त सामग्रियों का एकत्र प्रकाशन ही गीता माता के नाम से हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। संपूर्ण गांधी वाङ्मय अगर देखा जाए तो एक और पॉइंट निकला था, तो संपूर्ण गांधी वाङ्मय के प्रथम संस्करण 1958 में एवं नवीन संस्करण 1997 की थी, बनाई थी संपूर्ण गांधी वाङ्मय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रकाशन था 3 भाषाओं में हुआ। अंग्रेजी में पहली बार 100 खंडों में हुआ था। ठीक है, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी नाम से, तथा संशोधित रूप पीडीएफ में 98 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी में 97 खंडों में तथा गुजराती में 70 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। याद रखना कुछ 2 रचनाएं जो इसका संपादक किसने किया। एक तो है महात्मा गांधी के विचार, इसका जो संपादन था वो आर.के. प्रभु एवं यू.आर. राव ने किया था, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से। आपसे ये पॉइंट आप पूछे जाने की पूरी संभावना है। मेरे सपनों का भारत जो इनकी रचना थी उसका संपादन किसने किया था? यही आर.के. प्रभु, नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद से। इंपॉर्टेंट है।
गांधी पर कुछ पुस्तकें हैं, गांधी पर पुस्तकें जो और लोगों ने लिखा। कई जीवन लेखकों ने गांधी के जीवन वर्णन का कार्य किया है, उनमें से 2 कार्य व्यापक एवं अपने से आप में उदाहरण है। आपसे पूछा जाएगा महात्मा नाम से किसने लिखा है, तो याद रखना बाय डी.जी. तेंदुलकर, फर्स्ट एडिशन जनवरी 1954 में, द पब्लिकेशन डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये महात्मा के नाम से, सिर्फ महात्मा के नाम से डी.जी. तेंदुलकर याद रखना। कौन नाम है? डी.जी. तेंदुलकर, जो कि किसने लिखा? महात्मा के नाम से लिखा था, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा महात्मा गांधी के नाम से किसने, तो बाई प्यारे लाल एंड सुशीला नैयर, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस अहमदाबाद से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनके उपनाम की बात करें महात्मा गांधी के, सब लोग जानते हैं इनके उपनाम के बारे में। देखो, महात्मा भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, बापू भी कहा जाता है, अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है, वन मैन बाउंड्री फोर्स भी इनको कहा जाता है। किसको? महात्मा गांधी को। अब इनके कुछ समाचार पत्र भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समाचार पत्र। एक तो इंडियन ओपिनियन, एक कौन है? यंग इंडिया, एक हरिजन गाथा के नाम से भी इनके समाचार पत्र हैं। किसके? महात्मा गांधी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला आश्रम जो था वो फिनिक्स आश्रम कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में बनाया था। भारत में आश्रम कहाँ बनाया था? साबरमती आश्रम, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बहुत पॉइंट अच्छा है। अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो देखो, गांधी जी का जन्म दिवस जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है वो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को भारतीय संविधान में राष्ट्रपिता का दर्जा भी मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम महत्वपूर्ण कार्य की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 1894 में। कहाँ? अफ्रीका में की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान बेहद महत्वपूर्ण था। 1915 में वह भारत लौटे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC से जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। आपसे पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका से जो है गांधी जी कब आए थे, तो 1915 में आए थे। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से भारतीय जनता को संगठित किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई बड़े आंदोलनों की शुरुआत भी की थी। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष गांधी जी के जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1893 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में। वापस कब आए? 1915 में। उन्होंने भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया। अब गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को पहली बार व्यवहारिक रूप से लागू किया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगर महात्मा गांधी की कुछ प्रमुख विचारधारा थी जो कि ये क्या थे, इंपॉर्टेंट है। अहिंसा क्या था? गांधी जी ने हमेशा अहिंसा को अपने आंदोलन का मूल मंत्र माना और सत्य के साथ उसे जोड़ा। सत्याग्रह या एक शांतिपूर्ण प्रतिरोध का तरीका था जिसमें हिंसा से बचते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती थी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की प्रेरणा दी और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। कहा अपने देश में जो चीज़ें बनती हैं उनको ही अपनाइए, बाहर के देशों को भूल जाइए। ठीक, पॉइंट इंपॉर्टेंट। आगे बात करें तो सादा जीवन और उच्च विचार। गांधी जी का जीवन बहुत ही साधारण था और उन्होंने सादा जीवन जीने की सलाह दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर समाज सुधार के बारे में बात करें तो उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और समाज में समानता और भाईचारे का प्रचार भी किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, दक्षिण अफ्रीका में गांधी 1893 गए थे, 1915 में आए थे। नक्सलवादी शासन, मूल अफ्रीकी और भारतीयों के साथ भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह किया था। ठीक है। अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से उनकी वापसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस PBD मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? PBD मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ योगदान दिया है। देखो, छोटे पैमाने के विभिन्न आंदोलन, जैसे सबसे पहला अगर पूछा जाता है आपसे, चंपारण सत्याग्रह कब? 1917। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल कब की थी? 1918 में। पहली भूख हड़ताल या खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला असहयोग आंदोलन भी 1918 में किया था। राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन यानी रॉलेट एक्ट या खिलाफ आंदोलन 1919 में, बहुत इंपॉर्टेंट। असहयोग आंदोलन जो दूसरा हुआ था 1920-22 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 से 34 चला था। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? 1942 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, जिसने सविनय अवज्ञा की अवधि के अंत को चिन्हित किया। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद ही रखना पड़ेगा आपको। आगे बात करें तो पूना पैक्ट जो कि 1932 में, गांधी और BR, यही पॉइंट आपसे पूछा जा चुका है, गांधी और BR अम्बेडकर के बीच इसने वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचार को छोड़ दिया था। मांग की गई थी, उन्होंने मांग की थी, इनसे बात किया था पूना पैक्ट 1932 में। ठीक है, मतदाता की अलग सूची याद रखना। इनके कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने हैं, जो महात्मा गांधी ने कथन कहे। इन्होंने कहा है कि ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्म स्थापित किया जाए। ये भी कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। ठीक है, और पॉइंट कहते हैं, कथन यह है कि खुशी तब मिलेगी जब आप सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। वो कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महात्मा गांधी के कथन है। और एक कथन है कि प्रकृति सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, पर लालच को नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैदिकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्धरण है। पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट में भरी हुई है। एक और कथन है कि गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति भी की थी। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहता हूं बच्चे, अगर आपको यूजीसी नेट का सिलेबस के नोट्स चाहिए, इसी प्रकार के मैंने सारे नोट्स आपको, कहानी आप पढ़ेंगे मज़ा आ जाएगा, निबंध पढ़ेंगे मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल इसी रूप में मैंने दिया है। सारे पॉइंटों को अलग कर दिया है, जितने फैक्ट्स है उसको अलग कर दिया है, महत्वपूर्ण लाइनें अलग कर दी हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। ठीक है, इस नंबर पर संपर्क कर लें 97 21 56 58 और 75, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलो, तो आज यही क्लास, और कल हम अगली क्लास मार्क्सवाद या फिर अंबेडकर दर्शन पे लेके आएंगे। जब मार्क्सवाद लेके आएंगे तो कार्ल मार्क्स के बारे में जानकारी और उनके कुछ दर्शन के बारे में। इसी प्रकार से वैचारिक पृष्ठभूमि को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर सही से सच में पढ़ लिया तो वैचारिक पृष्ठभूमि से आपसे प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरी क्लास को देखते रहें, क्लास को भी देखें, और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट हमको ऊर्जा देता है। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।